चलिए आज हम ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। और ट्रांसलेशन करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसलेशन को किया कैसे जाता है। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है सेंटेंस हुआ है यह काम रोज करता है। मान लीजिए ये सेंटेंस है हमारा और हमें इसे ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें वर्ब क्या है, करना, सब्जेक्ट क्या है, हुआ है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यह है काम। रोज़ ये अदर वर्ड्स कहलाएगा जिसकी हम इंग्लिश सबसे लास्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले वह को क्या बोलेंगे, ही। अब ये देखते हैं कि करना को डू बोला जाता है, लेकिन ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें सहायक क्रिया नहीं आएगी, तो करने को बोलते हैं डू। और डू में एस या ई एस लगेगा, तो डू में ई एस लगता है, तो ही डज। यह काम को बोलते हैं दिस वर्क, और रोज को बोलते हैं डेली। तो ही डज दिस वर्क डेली। चलिए नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिखते हैं। वे तुम्हारी किताब पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सेंटेंस है, तो पढ़ना को क्या बोला जाता है, वर्ब। पढ़ना मतलब क्रिया है, वे सब्जेक्ट है, और तुम्हारी किताब ये आधा माँ है, तुम्हारी किताब ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो वे को क्या बोलते हैं, दे, और पढ़ने को बोलते हैं रीड। दे रीड योर बुक। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश में जब भी किसी वाक्य को ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग यदि सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फुल स्टॉप लगेगा। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आईएस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हिंदी में इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर इसमें नॉट लगेगा, फिर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, और फुल स्टॉप आएगा। और यदि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब आएगी, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिंपल सेंटेंस मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें क्या और नहीं लगा रहता है, उनको सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्या लगा रहता है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों प्रकार का वाक्य। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं जिनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे हम। जैसे लिखा हुआ है, आकाश यह
कहानी लिख रहा है। आकाश यह कहानी लिख रहा है। अब देखिए लिखना इसमें क्या है, वर्ब है, और आकाश क्या है, सब्जेक्ट, और यह कहानी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। तो सब्जेक्ट की क्या बनेगी, आकाश, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में क्या होता है, इज आर एम का प्रयोग होता है। तो आकाश एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए इज लगेगा, आकाश इज। और लिखने को राइट बोला जाएगा, तो राइट का आईएनजी फॉर्म राइटिंग हो जाएगा, आकाश इज राइटिंग। और यह कहानी को बोला जाएगा दिस स्टोरी, सॉरी, दिस स्टोरी। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। वे मेरे घर यह काम कर चुके थे। अब देखिए ये चुके थे लगा है, मतलब कौन सा टेंस का वाक्य हो गया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो करना वर्ब है, वे सब्जेक्ट है, यह काम इसमें ऑब्जेक्ट है, और मेरे घर इसमें अदर वर्ड्स है। तो सबसे पहले वे की इंग्लिश बनेगी, तो वे की क्या बनेगी, दे। और चुके थे मतलब पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा सहायक क्रिया के रूप में, हैड। और डू मतलब करना होता है, डू का थर्ड फॉर्म डन लगेगा, दे हैड डन। यह काम को बोलेंगे दिस वर्क, तो दे हैड डन दिस वर्क। मेरे घर में, तो मैं यहाँ छूटा हुआ है, मेरे घर में यह काम कर चुके थे, तो मेरे घर में को बोलेंगे एट माय होम। तो दे हैड डन दिस वर्क एट माय होम। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं हम, उनसे समझने की कोशिश करेंगे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, रवि मेरी किताब रोज लिख रहा था। अब देखिए इसमें रहा था आया हुआ है, मतलब कौन से टेंस का वाक्य होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो लिखना इसमें क्या है, वर्ब, रवि क्या है, सब्जेक्ट, मेरी कहानी क्या है, ऑब्जेक्ट, ये इसमें अदर वर्ड्स है। तो रवि को रवि बोलेंगे, रवि, रवि। और यहाँ पर रवि। और पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है, वाज, रवि वाज। लिखने को राइट बोला जाता है, राइटिंग, रवि वाज राइटिंग माय बुक डेली, रवि वाज राइटिंग माय बुक डेली। डेली, रवि वाज राइटिंग माय बुक डेली। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, वह कल सागर जाएगी,
वह कल सागर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जाएगी, गागेगी, मतलब ये कौन से टेंस का वाक्य हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ये है वर्ब, ये इसमें सब्जेक्ट, इसमें अदर वर्ड्स आए हुए हैं। ऑब्जेक्ट जाने का नहीं होता है, वह को क्या बोलते हैं? ही। सॉरी, जाएगी लिखा हुआ है, मतलब ही ने आकर के क्या है? लड़की, लड़की है यहाँ पर, इसलिए क्या लिखा जाएगा? सी। 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 और सी के साथ सहायक क्रिया कौन सी लगाओगे? विल। सी विल। और जाने को बोलते हैं गो। सी विल गो टू सागर। और कल को क्या बोलेंगे? टुमारो। सी विल गो टू सागर टुमारो। इस तरीके से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य बनाया। चलिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। आपको तो इतना ध्यान रखना है, एस वी ओ, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है, फिर वर्ब को ट्रांसलेट किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कपिल 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 यह काम कर रहा होगा। कपिल यह काम कर रहा होगा। अब देखिए, करना यहाँ पर क्या कहलाएगा? वर्ब। मतलब जो काम हो रहा है उसको वर्ब कहा जाता है, और जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, और जो क्रिया के द्वारा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। देखिए, करना एक वर्ब है, करने का काम कौन कर रहा है? कपिल, इसलिए वो सब्जेक्ट हुआ। अब किया किस चीज़ को जा रहा है? यह काम, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, तो कपिल को कपिल लिखा जाता है, कपिल। अब कर रहा होगा, रहा होगा मतलब कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूस। यहाँ पर अपन लिख देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको देखना है कि कौन सी हेल्प वर्ब आएगी? विल वी। कपिल विल वी, और डू मतलब करना होता है, और कंटिन्यूस में अपन जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म आता है। कपिल विल बी डूइंग दिस वर्क। आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी कोई वाक्य इंडेफिनिट का हो तो समझ जाइए वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। कंटिन्यूस का वाक्य है, सॉरी, यदि कंटिन्यूस का वाक्य है तो आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, और परफेक्ट का वाक्य है तो समझ जाइए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है तो आपको फिर से वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना होगा, और इसमें सिंस और फॉर का भी प्रयोग करना पड़ता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस भी लगता है और फॉर भी लगता है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर इस फार्मूले को हम याद रखेंगे तो। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। वह खाना 2 दिन से बना रहा है। वह खाना 2 दिन से बना रहा है। अब देखिए, इसमें बनाना क्या है? वर्ब। बनाना क्या है? वर्ब।
और बनाने का काम कौन कर रहा है, वह है, तो ये सब्जेक्ट हुआ। क्या बना रहा है, खाना, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें 2 दिन से क्या दिया हुआ है, टाइम। अब सबसे पहले इंग्लिश बनेगी, क्योंकि ये रहा है, रही है और से लगाकर इसमें समय दिया है, तो ये कौन से टेंस का वाक हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश बनेगी, तो वह की क्या बनेगी, ही। और ही के साथ में कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, हैज़ बीन। ही हैज़ बीन मेकिंग फूड। ही हैज़ बीन मेकिंग फूड फॉर 2 days। ही हैज़ बीन मेकिंग फूड फॉर 2 days। लो, इस तरीके से सेंटेंस बन गया। कौन से टेंस का वाक्य था ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्यों था, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आता है और से लगाकर समय दिया हो, ध्यान रखना है, से लगाकर समय दिया हो, तभी वो परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य होता है। तो ये वाक्य हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, पहले हम सिंस और फॉर को देख लेते हैं। सिंस, सॉरी, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, या हम ये कह सकते हैं स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम मतलब किसी वाक्य में यदि हमें स्टार्टिंग टाइम बताना है तो हम क्या लगाएंगे, उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। स्टार्टिंग टाइम बताना है, जैसे आपको कहना है मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, मैं जन्म से पढ़ रहा हूँ, तो आपने कब पढ़ना शुरू कब किया था। मतलब कोई भी स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब आपने कोई काम कितनी देर कर लिया है, ये बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लिखा है, वह 2 महीने से खेल रहा था। अब देखिए, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। हाँ, थोड़ा करेक्ट कर लेना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। अब इसमें खेलना क्या है, वर्ब है, वह क्या है, सब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, डायरेक्टली इसमें टाइम दिया गया है, तो वह को क्या बोलेंगे, ही। अब ही के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगाओगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, मतलब हैड बीन लगेगा। ही हैड बीन, और खेलने को प्ले बोलते हैं, सो प्ले का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगते हैं। तो ही हैड बीन प्लेइंग। अब आप टाइम लगा दीजिए, तो 2 महीने से, मतलब यहाँ पर ड्यूरेशन दी गई है, इसलिए फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 2 months। तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 months। तो इस तरीके से हमने सेंस ऑफ फॉर का प्रयोग करना सीखा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मैं जन्म से क्रिकेट खेल
रहा हूँ। मैं जन्म से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब जन्म के साथ ही मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, मतलब वो स्टार्टिंग टाइम था, जन्म लेना स्टार्टिंग टाइम था। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, रहा है, रही है, रहे हैं और से लगाकर समय दिया है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पर खेलना क्या है, वर्ब है, मैं क्या है, सब्जेक्ट, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए खेलने का काम हो रहा है तो ये वर्ब हुआ। अब खेलने का काम कर कौन रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ। अब क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और जन्म से ये क्या कहलाएगा, टाइम। अब सबसे पहले मैं की इंग्लिश बनेगी, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के साथ में कौन सी सहायक क्रिया लगाओगे, हैव बीन। आई हैव बीन, और खेलने को प्ले बोलते हैं, तो मैंने कहा था इसमें आईएनजी फॉर्म लगते हैं, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। और जन्म से मतलब स्टार्टिंग टाइम है, तो इसमें क्या लगेगा, सिंस, सिंस बर्थ, सिंस बर्थ। अब इसमें ड्यूरेशन नहीं थी, जन्म से का मतलब है आप स्टार्टिंग टाइम बता रहे हो, कब से आपने खेलना शुरू किया था। आप ये नहीं कह रहे हो कि आपको कितने साल हो चुके हैं खेलते खेलते, मतलब आप ड्यूरेशन नहीं बता रहे हो, आप केवल स्टार्टिंग टाइम बता रहे हो, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से लड़ रहा था। वह 2 घंटे से लड़ रहा था। अब देखिए 2 घंटे से लड़ रहा था मतलब पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य हुआ क्योंकि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे और से लगाकर समय दिया है। तो ये इसमें वर्ब हुआ, ये इसमें सब्जेक्ट हुआ, ये इसमें टाइम हुआ। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश बनेगी, तो वह की इंग्लिश क्या बनेगी, ही। वह की इंग्लिश बनेगी ही। तो ही, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है इसलिए हैड बीन का प्रयोग होगा, ही हैड बीन। और लड़ने को बोलते हैं फाइट, FIGHT, फाइट, और इसमें लगेगा आईएनजी फॉर्म। ही हैड बीन फाइटिंग 2 घंटे से, 2 घंटे से मतलब फॉर, ड्यूरेशन है, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा फार्मूला क्या होता है, SVO। ये इस फार्मूले के आधार पर हमें सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। एक्चुअली कन्फ्यूज़न ये होती है कि हिंदी का फार्मूला होता है SOV। तो स्टूडेंट जनरली सोचते हैं कि सेंटेंस सीधा सीधा क्यों नहीं बनता है, क्योंकि सेंटेंस को हमें SVO स्ट्रक्चर पर चेंज करना होता है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस कोई भी लिखा है, वह एक कहानी, वह एक कहानी पढ़ता है। अब हम इस सेंटेंस को देखें तो ये देखिए पढ़ना है इसमें वर्ब है, एक कहानी इसमें ऑब्जेक्ट है और वह इसमें सब्जेक्ट है। तो हिंदी का फार्मूला क्या होगा, SOV। हिंदी के जितने भी सेंटेंस हैं वो SOV के फार्मूले पर होते हैं। जब हम इसे इंग्लिश में चेंज करते हैं तो हमें SVO पर चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनती है, तो सब्जेक्ट में ये देखना पड़ता है वह का मतलब लड़का है कि लड़की है, तो यहाँ पर लड़का है तो ही। अब पढ़ने की इंग्लिश बनेगी क्योंकि इसमें सहायक क्रिया तो लगना नहीं है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो रीड। अब रीड में एस लग जाएगा, ही रीड्स, और एक कहानी को क्या बोलेंगे, आ स्टोरी, ही रीड्स आ स्टोरी। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना देते हैं। अब ये सेंटेंस किस में आ गया, देखो ही सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और आ स्टोरी
ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है इंग्लिश का सेंटेंस कौन सा हो गया, SVO। तो हमें सेंटेंस को SVO स्ट्रक्चर पर ले जाना पड़ता है, SVO स्ट्रक्चर पर ले जाना पड़ता है SOV स्ट्रक्चर से, क्योंकि हिंदी का SOV स्ट्रक्चर होता है और इंग्लिश का SVO स्ट्रक्चर होता है। और अधिक सेंटेंसेस को अपन समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ट्रांसलेशन हमें अच्छे से समझ में आने लगे। इसका सेकंड वीडियो ज़रूर देखिए जिससे आप ट्रांसलेशन को अच्छे से करना सीख जाएं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कोशिश करें आपके फ्रेंड्स को भी ट्रांसलेशन आने लगे और उनको पूरी तरह से हेल्प करें जिससे उनका अच्छा विकास हो सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। ओके, प्लीज़, थैंक यू।